हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनकवर केमिस्ट्री। होप सब लोग अच्छे हो। आज का कुछ बोलने का जरूरत नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी पीछे कुछ लिख के रख दिया है। ये जो क्लास रहेगा वो रहेगा इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर। आई थिंक हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर टोटल 4 क्लास बना दिया, तो तुम लोगों को अभी वो 4 क्लास अच्छे से देखना होगा। ये क्लास टोटली रहेगा प्रॉब्लम्स के ऊपर। इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर का बहुत ढेर सारा प्रॉब्लम है और वो सब प्रॉब्लम कॉम्पिटिटिव बोलो या फिर बोर्ड एग्जाम बोलो बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम होता है, सिंपल टू टफ। तो सब प्रॉब्लम को एक क्लास में लाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में इस क्लास में लेके आऊं। तो इसीलिए मैंने एक्चुअली क्या है, ये सब क्वेश्चन का आंसर से ज्यादा क्वेश्चन लंबा होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन लिख के रख दिया, अदरवाइज इट विल ईट ऑल माय टाइम्स। तो इस वीडियो को ताकि ज्यादा लंबा ना करना पड़े, इसीलिए मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी लिख दिया। तो अभी हम लोग देखेंगे, बहुत सिंपल से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा टफ तक जाएंगे। हम लोग देखेंगे कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, और ये जो वीडियो रहेगा वो डिफरेंट पार्ट्स में रहेगा, मतलब डिफरेंट पार्ट्स में कुछ वीडियो में बनाऊंगा। क्योंकि अगर डिफरेंट पार्ट्स में नहीं बनाया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता रहा वीडियो चलते वक्त, क्वेश्चन लिखा और आंसर कर रहा हूँ, तो बहुत इट विल टेक मच टाइम। सो इसीलिए मैं डिफरेंट पार्ट्स में इसको बनाऊंगा ताकि मुझे क्वेश्चन बार बार वीडियो में ही लिखना ना पड़े और वीडियो का लेंथ काफी लंबा ना हो। तो ये क्लास को समझने के लिए वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट जो प्रॉब्लम है इक्विलिब्रियम, इससे पहले मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरा इक्विलिब्रियम 3 और इक्विलिब्रियम 4 आई थिंक, लेक्चर 3 और लेक्चर 4 को अच्छे से देख लेना, नहीं तो ये क्लास समझ में नहीं आएगा। तो इसमें देखो बहुत ही सिंपल एक प्रॉब्लम दिया, यहाँ पे दिया हुआ है दो रिएक्शन, देखो 1 एंड 2 दो रिएक्शन, दोनों रिएक्शन देखो ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पे हेबर प्रोसेस यूज करके अमोनिया बना रहा है, N2N3H2 2NH3। जस्ट क्या चेंज है? चेंज है इसका स्टोइचियोमेट्री, ये चेंज है, मतलब दो डिफरेंट, एक ही टाइप का रिएक्शन है लेकिन दो डिफरेंट रिएक्शन, सिंपल। तो इसका क्वेश्चन क्या बोला देखो, इफ एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर Kp1 एंड Kp2 आर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स ऑफ रिएक्शन 1 एंड 2, मतलब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp1 है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp2 है, ठीक है। अभी बोला अगर ये Kp1 है, ये Kp2 है, तो Kp1 एंड Kp2 में रिलेशन क्या है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तुम लोग को निकालना है रिलेशन क्या है। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, इस तरह का प्रॉब्लम कॉम्पिटिटिव में ज्यादातर पूछता है। कैसे अप्रोच करना है देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर में क्या आएगा देखो, नंबर 1 का Kp1 क्या है? नंबर 1 का है Kp1, तो पहले इसका Kp1 तुम लोग निकाल के रख दो। Kp1, इस रिएक्शन का Kp1 क्या होगा? हम लोग को पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पार्शियल प्रेशर से कैसे लिखते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट मतलब अमोनिया, सर पे जाएगा 2 क्योंकि इसका स्टोइचियोमेट्री 2 है, हम लोग को पता है, हम लोग लास्ट क्लास में ये सब सीख लिया था। उसके बाद आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, सर पे जाएगा 3। तो एक काम करो, इसको तुम लोग क्या कर सकते हो, इसको नंबरिंग दे के रखो, पता नहीं कब काम आ जाए। नंबर 1 सिमिलरली नंबर 2 का, नंबर 2 मतलब इस रिएक्शन का मैं Kp2 लिख रहा हूं, Kp2, इसका Kp2 क्या होगा अच्छे से देखो। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ एमोनिया, सर पे कुछ नहीं है, सर पे 1 ही है, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, लेकिन इस बार यहां पे हाफ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, और इस बार यहां पे 3/2 है। तो ये दो रिएक्शन, दो रिलेशन है Kp1 एंड Kp2। अभी तुम लोगों को निकालना है, अगर ये दो Kp1 एंड Kp2 है तो Kp1 एंड Kp2 में रिलेशन क्या है? रिलेशन इजीली निकल जाएगा, देखो पूरा सेम टू सेम है। देखो प्रोडक्ट में जो है प्रोडक्ट में वही है, रिएक्टेंट में जो है रिएक्टेंट में वही है, जस्ट डिफरेंट है स्टोइचियोमेट्री में। उसका पावर में जो गया वो पावर चेंज है। अभी पावर को सेम करने के लिए हम लोग को आइदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एल्स इसको डिवाइड करना पड़ेगा और एल्स एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखते हैं क्या करना पड़ता है। देखो ये दोनों इक्वेशन कब सेम होगा, जब हम लोग इस इक्वेशन को 2 से क्या करेंगे, इस इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई मतलब हम लोग को पता है जब भी रिएक्शन मल्टीप्लाई होता है, रिएक्शन में स्टोइचियोमेट्री तब Kp के ऊपर में स्क्वायर आ जाता है, K के ऊपर में स्क्वायर आता है, हम लोगों ने देखा था। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पावर में लेके जाएंगे, पावर में। देखो मैं दिखाता हूं, Kp1 तो ये है, Kp2 को अगर हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 स्क्वायर करने से क्या होगा, 1 हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इसको स्क्वायर करने से 3 हो जाएगा। मतलब हम लोगों ने टोटल क्या किया, स्क्वायर किया, हम लोगों ने स्क्वायर किया। तुम लोगों को याद होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्क्वायर कब होता है, सर पे स्क्वायर कब जाता है, जब उसी n फैक्टर, जिस मतलब स्क्वायर हो क्यूब हो, अगर स्क्वायर क्या मतलब
वो उसका जो होल इक्वेशन है, इसका जो होल इक्वेशन है, इसको हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसीलिए मैंने पहले बोला इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इसको नहीं किया, मल्टीप्लाई हम लोगों ने इस इक्वेशन को किया। और हम लोगों को पता है लास्ट क्लास से, मल्टीप्लाई करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सर पे जाता है, वो n नंबर सर पे जाता है। जिस n नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वो n नंबर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सर पे जाता है। तो सर पे गया मतलब स्क्वायर, तो स्क्वायर करने से पूरा इक्वेशन इसका समान हो गया। अच्छे से देखो, अच्छे से देखो, सर पे जाने से इसका पूरा समान हो गया। तो आंसर क्या है? कब? जब Kp2 को स्क्वायर करेंगे तब Kp1 का इक्वल होता है। देखो अभी दोनों इक्वेशन सेम है, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं Kp1 इज इक्वल टू Kp2 स्क्वायर। तो आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा बी। आंसर इज बी। वेरी सिंपल। तो इस तरीके का प्रॉब्लम को तुम लोग को ऐसे ही सॉल्व करना है। वेरी सिंपल। मैं एक दो और प्रॉब्लम दिखाऊंगा ताकि तुम लोग को कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है? इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ये तो क्लियर है? ओके, जस्ट याद रखना इस टाइप का प्रॉब्लम में फर्स्ट तुम लोग के लिख देना, के को पूरा डिटेल्स लिख देना, के का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन होता है उस इक्वेशन को लिखना है, सिर्फ नथिंग एल्स। ओके, ओके। तो ये प्रॉब्लम को देखो, एक डिफरेंट प्रॉब्लम है उसी तरह जो मैंने पहला वाला एग्जांपल दिखाया। इसमें भी दो रिएक्शन दिया हुआ है हम लोग को, और दोनों का ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग को दिया है। एक का है K1, दूसरे का है K2, और हम लोग को बोला इन दोनों रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उस कांस्टेंट के बीच रिलेशन क्या है। तो फर्स्ट तुम लोग का जो अप्रोच रहेगा, याद रखना हमेशा दोनों रिएक्शन का K1 और K2 लिख दो। K1 के है, मैं बार बार रिएक्शन नहीं लिख रहा हूं। K1 है इस रिएक्शन का, K2 है इस रिएक्शन का। तो इस रिएक्शन का K1 क्या होगा? इस रिएक्शन का K1 क्या होगा? मैं इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन लिखूं या फिर पार्शियल प्रेशर लिखूं, तुम कुछ भी लिख सकते हो। सब पकड़ लो, मैं इसकी इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन लिख के दिखाता हूं, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर नहीं बोला तो मैं लिखता हूं, कोई बात नहीं। तो क्या आएगा? CO2 ऐसे जाएगा, नीचे आएगा CO, उसके बाद आएगा O2, सर पे जाएगा हाफ। ये गया K1। सिमिलरली K2 क्या होगा? K2 इस रिएक्शन का है, इस रिएक्शन का K2 है, देखो CO2, लेकिन अभी सर पे 2, CO कंसंट्रेशन ऑफ CO इसका भी सर पे 2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ O2 इसका सर पे 1। अभी तुम लोग को निकालना है ये दोनों इक्वेशन कब इक्वल होगा। दोनों ये जो ये देखने में सेम है क्या? सेम नहीं है। देखो इसका स्क्वायर नहीं है, इसका स्क्वायर है, इसका यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका यहाँ पे 2 है, इसका यहाँ पे हाफ है, इसका यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मतलब हम लोग को पावर को देखना है, पावर को। पावर देखने से ही पता चल जाएगा, ठीक है? जैसे देखो, अगर हम लोग इस इक्वेशन को स्क्वायर करते हैं, हम लोग K1 स्क्वायर करो तो K1 स्क्वायर करने से क्या होगा? K1 स्क्वायर मींस ये होल टर्म स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर। स्क्वायर मतलब कुछ नहीं है यहाँ पे। अरे देखो सेम हो गया, स्क्वायर करने से ही सेम हो गया। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। मतलब हम लोग का आंसर मिल गया। आंसर है कौन सा वाला? आंसर है K1 स्क्वायर इज इक्वल टू K2। यहाँ पे है क्या ऑप्शन में? यस, डी वाला है। वेरी सिंपल। तो ऐसे तुम लोग को अप्रोच करना है। ऐसा टाइप का प्रॉब्लम बहुत सारा देगा, बहुत बड़ा बड़ा इक्वेशन हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली ऐसे ही तुम लोग को अप्रोच करना है। सिर्फ के मतलब जितना भी के होगा उसको पहले लिख दो, उसके बाद उसको तुम पावर को इक्वेट करो। याद रखना यहाँ पे मैंने स्क्वायर किया, के को स्क्वायर किया, तो के का कोरस्पोंडिंग K1 का कोरस्पोंडिंग इक्वेशन कौन सा है? K1 का कोरस्पोंडिंग इक्वेशन ये है, ये है। तो हम लोग, मैं तुम लोग को फॉर रेफरेंस में दिखा रहा हूं। देखो मैंने बोला था उस दिन, जब भी के स्क्वायर होता है मतलब पूरा इक्वेशन मल्टीप्लाई होता है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करो। 2CO होगा ये, प्लस O2 होगा, रिवर्सिबल 2CO2 होगा, 2CO2 होगा, मल्टीप्लाई हो गया। तो देखो ये एग्जैक्टली सेम हो गया ना ये इक्वेशन के साथ। तो अगर दोनों इक्वेशन सेम होगा, उसका के का वैल्यू भी सेम होगा। सेम, वेरी सिंपल। ऐसे ही हम लोग को अप्रोच करना है, इसीलिए लास्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। क्लियर? इसको नोट डाउन कर लो। सिमिलरली मैं अभी एक और एग्जांपल दिखाऊंगा, थोड़ा मतलब इससे थोड़ा बड़ा है, नथिंग एल्स। मैं इसको टफ नहीं बोलूंगा, लेकिन थोड़ा बड़ा है और कुछ नहीं। ओके, इसको मैं इरेज करता हूं। ओके, तो अभी इस रिएक्शन को देखो, एग्जैक्टली मैंने जो दो एग्जांपल दिखाया उसी तरह है। डरो मत इसको देख के, इतना बड़ा है बोल के डरो मत। हम लोग का फर्स्ट काम क्या है, यहाँ पे 3 इक्वेशन दिया, 3 इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1 K2 K3। तुम्हें एक फाइनल एक्सप्रेशन दिया ये वाला, और बोला
ये हमारे पास K1 K2 K3 है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है। तो तुम्हें निकालना है ये चारों का रिलेशन क्या है, ये चारों का आपस में क्या रिलेशन है। तो याद रखना रिलेशन तभी निकलेगा जब हम लोग ये तीन इक्वेशन इक्वेट करके इस इक्वेशन को निकाल पाए। हम लोगों ने जब छोटे थे क्लास 10 क्लास 9 में ऐसा मैथमेटिक्स में ऐसा प्रॉब्लम करते थे, a प्लस बी सी प्लस डी ऐसा निकाल के एक फाइनल एक्सप्रेशन होता है x प्लस वाई इक्वल टू जेड। तो a प्लस बी और सी प्लस डी को मिला के कुछ कुछ करके प्लस माइनस डिवाइड करके हम लोग अल्टीमेटली फाइनल एक्सप्रेशन निकालते थे, कैंसिल सब्सट्रैक्शन एडिशन करके। तो उसी तरह हम लोग को मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन एडिशन करके इन तीनों इक्वेशन से इस इक्वेशन को निकालना है। तो ये थोड़ा हेक्टिक जॉब हो गया ना, ये इतना भी इजी नहीं है जैसा मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ। अगर सिंपल इक्वेशन होता, दो इक्वेशन से एक इक्वेशन निकालना है तो सिंपल था। यहाँ पे तीन इक्वेशन दिया हुआ है और हम लोग को ये कितना बड़ा इक्वेशन, देखो एक भी इक्वेशन के साथ इसका मैचिंग नहीं है, ये थोड़ा टफ है। तो इसको कैसे अप्रोच किया जाए, इस तरह का प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच किया जाए। फर्स्ट अप्रोच, फर्स्ट सबका के लिखो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। पहला काम है सबका के लिखना। कैसे अप्रोच करना मैं दिखा रहा हूं। फर्स्ट काम है के लिखना। देखो K1 क्या है, K1 है ये, इसका K1 क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन लिखता हूं मैं, NH3 सर पे 2, N2 सर पे तो 1 ही है, H2 सर पे 3। सिमिलरली K1 कितना होगा, K1 तो हो गया सॉरी, K2 क्या कितना होगा, NO सर पे 2, N2 O2 हो गया। अभी आएगा K3, K3 कितना है, K3 होगा H2O बाई H2 O2 और सर पे हाफ। तो ये है K1 K2 K3। तो अभी हम लोग को निकालना है K भी क्या है, इस इक्वेशन का K होगा इस इक्वेशन का, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज फॉर दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का क्या है, NO2 H2O3 NH3 O2 5/2। वाह वाह, ये तो बहुत बड़ा इक्वेशन है। अभी तुम लोग सोचो, इसको अगर हम लोग इसको इससे प्लस किया, उसके बाद इसको माइनस किया, या फिर किसी के साथ भी किसी को प्लस करो माइनस करो डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो, ये इक्वेशन लाना है, बहुत टफ जॉब है ये। तो एक काम करना, ऐसा प्रॉब्लम में क्या करोगे, ऑप्शन की तरफ देखना, ऑप्शन की तरफ। तो आइडिया लगा कि मैं इस ऑप्शन को दे रहा हूं, मैं इस ऑप्शन को ट्राई करता हूं। इस ऑप्शन, ये ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन हम लोग को बोल के दे रहा है K2 एंड K3 क्यूब डिवाइड बाई K1, ये आइडिया दे रहा है ना। तो एक काम करता हूं, K2 को सेम रखता हूं मैं, K3 जो आंसर निकला मैं इसको क्यूब करता हूं, K3 क्यूब करता हूं। क्यूब करने से क्या निकलेगा, H2O क्यूब H2। याद रखना मैं रैंडमली कर रहा हूं, मुझे कुछ पता नहीं कैसे करूंगा, मुझे कैसे पता होगा किसके साथ इंटू करने से क्या आएगा, किसके साथ डिवाइड करने से, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ना। तो ये शॉर्टकट है, ऑप्शन को ले दो, डायरेक्ट ऑप्शन को दो, किसी ना किसी ऑप्शन के साथ तो मैच करेगा ही ना। तुम लोग देखो इजीली, बहुत ये टाइम इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। तुम लोग सोच रहे हो एक एक ऑप्शन का ट्राई करेंगे क्या, एक बार सीख लो, बहुत ही जल्दी जल्दी हो जाएगा। मैं दिखा रहा हूं, H2 इसको क्यूब करने से आएगा 3/2, इसको हम लोगों ने क्यूब किया। उसके बाद रिलेशन क्या है देखो, उसके बाद रिलेशन है K2 के साथ इसको इंटू करना है, करो ना। K2 क्या है, ये करो, K2 है हमारे पास ये वाला, इंटू करना है किसको, K3 क्यूब को। K3 क्यूब क्या निकला, ये निकला। डिवाइड करना है K1 से, K1 से डिवाइड करना है मतलब नीचे जाएगा। तो एक काम करता हूं मैं इसको इंटू करके ऊपर लेके आता हूं। तुम लोगों को पता है नीचे वाला इंटू करके ऊपर लेके आ सकते हैं, क्योंकि अगर नीचे इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये जो पूरा क्वांटिटी है नीचे आ जाएगा। तो मैं इसको उल्टा अगर इंटू करके लिखूंगा, नीचे वाला ऊपर लिखूंगा, ऊपर वाला नीचे लिखूंगा। हम लोग को पता है, ये सब हम लोग को पता है, सिंपल मैथमेटिक्स। N2 H2 3 NH3 स्क्वायर, वेरी सिंपल। ये वाला डिवाइड है, ये वाला K1 है, देखो ये है K2, ये है K3 क्यूब, ये है K1 डिवाइडेड बाय K1 है। तो मैंने इंटू करके लिखा बोल के ये पूरा K1 का वैल्यू को इसको ऊपर लिखा, इसको नीचे लिखा, वेरी सिंपल। अभी देखो तो क्या आता है इससे, हम लोग को क्या कुछ मिला क्या आंसर। देखो तो फर्स्ट ऑफ ऑल N2 गया, N2 गया, और कुछ गया, यस H2 क्यूब गया, और कुछ गया क्या, और कुछ
ना और कुछ नहीं गया, या गया नहीं गया और कुछ नहीं गया। यहां से क्या है देखो, यहां से फाइनल जो एक्सप्रेशन आया वो क्या है, ऊपर क्या है, ऊपर है NO2 H2O और नीचे क्या है, नीचे है NH3, क्या है NH3 एंड O2 3/2 एंड यहाँ पे 1 है, हम लोग को पता है O2 अगर 3/2 है, यहाँ पे 1 है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉमन ले लेंगे पावर को, पावर को ऐसे करते हैं पता है ना, तो O2 ऊपर में क्या आएगा 2 2 + 1 2 + 3 5/2, मतलब O2 आ गया 5/2। देखो तो हम लोग को ये इक्वेशन था K का, देखो तो इसके साथ ये मैच कर रहा है क्या, डेफिनेटली कर रहा है, देखो पूरा मैच है, पूरा पूरा मैच है, देखो मतलब ये क्या निकला अल्टीमेटली, मतलब K का रिलेशन K2 K3 एंड K1 के साथ क्या है, ये वाला रिलेशन है। कभी कभार ऐसे भी हो सकता है कि तुम लोग को नंबर 1 ऑप्शन पे आंसर ना आए, टेंशन मत लो, गो टू नंबर 2, जल्दी आ जाएगा, डोंट वरी, ये सब बहुत ही सिंपल है, अभी तो नया नया हो इसलिए लग रहा है कि बहुत बड़ा है कैसे करेंगे, लेकिन एक बार सीखने से क्या करना है, कुछ भी तो नहीं करना है ना, इसमें मार्क्स रहेगा बहुत ज्यादा, 2 मार्क 4 मार्क रहेगा, तो तुम लोग को इसमें क्या करना है, सिर्फ K वैल्यू निकालना है और इनटू करना है, तो जितना मार्क देगा उस हिसाब से तुम लोग को मेहनत नहीं है, ठीक है, तो हमेशा ऑप्शन को देखना, अगर बराबर प्रॉब्लम है तो ऑप्शन को देखना। समझ में आया इसको कैसे मैंने किया, वेरी सिंपल, इसको तुम लोग नोट डाउन कर लेना, क्लियर, ओके। तो ये गया इस टाइप का प्रॉब्लम, इस टाइप का प्रॉब्लम कॉम्पिटिटिव में आएगा ही, तो जितना भी क्रिटिकल इक्वेशन दे पैनिक मत होना, आराम से धीरे से एकदम शांत होके प्रॉब्लम को सॉल्व करना, हो जाएगा। अभी मैं कुछ दूसरा टाइप का प्रॉब्लम दिखाता हूं, ये तो गया एक टाइप का, एक दूसरा टाइप का प्रॉब्लम दिखाता हूं, ठीक है, ओके, इसको मैं इरेज करता हूं। तो समझ में आया, इसका आंसर 1 होगा, 1 में जो था वही होगा इसका आंसर, क्लियर, ओके। इस प्रॉब्लम को देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन है रे, क्वेश्चन लिखने में टाइम चला जाता है, आंसर इतना बड़ा, तो देखो फिर भी देखो, गिवन दैट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया हुआ है, हैज ए वैल्यू ऑफ 278 एट ए पर्टिकुलर टेंपरेचर, एक पर्टिकुलर टेंपरेचर में एक इक्वेशन है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K का वैल्यू है 278, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट सेम टेंपरेचर, बोला अगर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू ये है, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, वही टेंपरेचर में, सेम टेंपरेचर में, टेंपरेचर चेंज नहीं किया, वेरी सिंपल है, देखो दोनों रिएक्शन में कुछ कुछ सिमिलरिटी है, निकल जाएगा। एक काम करते हैं हम लोग, अभी पता नहीं चल रहा है लेकिन हम लोग एक बार लिख देते हैं, लिखने से सब कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। 2SO2G प्लस O2G रिवर्सिबल 2SO3G, इसका K का वैल्यू क्या दिया है 278, हमारे पास इक्वेशन है SO3G SO2, ये G है एक्चुअली, अब मैंने G छोड़ दिया, G भी क्या लग रहा है पता नहीं, ओके, SO2G प्लस हाफ O2G, देखो इस रिएक्शन का K का वैल्यू है 278, अच्छे से देखो तो इन दोनों रिएक्शन में क्या सिमिलरिटी है, इन दोनों रिएक्शन देखो, ये और ये एक ही सेम रिएक्शन है, ये अगर फॉरवर्ड है ये बैकवर्ड रिएक्शन है, देखो इधर से इधर है, ये वाला रिएक्शन इधर से इधर है, ये वाला जो रिएक्शन है वो इधर से इधर है, वेरी सिंपल, दोनों सेम ही रिएक्शन है, एक दूसरे का रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये अगर फॉरवर्ड है ये बैकवर्ड वाला रिएक्शन इधर से लिखा, इसको स्टार्टिंग मटेरियल और इसको प्रोडक्ट बना दिया, देखो सेम है, मतलब क्या होगा, हम लोग को पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इनवर्स ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इनवर्स 278, ये होगा इनवर्स, लेकिन ये तो पूरा सेम नहीं है क्योंकि स्टोइचियोमेट्री सेम नहीं है, तो क्या टेंशन है, अभी दोनों को मैच करो ना, क्या है, कब स्टोइचियोमेट्री सेम होगा, अगर इस इक्वेशन को जिसमें हम लोगों ने क्या लिखा, इस इक्वेशन को अगर हम लोग 2SO3 करते हैं, ओके, इसको भी 2 करो, 2SO2G प्लस क्या O2G, देखो तो अभी देखो तो ये दोनों इक्वेशन सेम हो गया, सेम हो गया, सेम मतलब एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड एग्जैक्टली सेम, स्टोइचियोमेट्री भी मिल रहा है, देखो 2 2 2 2 1 1, मतलब ये दोनों रिएक्शन पूरा सेम है, एक दूसरे का ऑपोजिट है, ये फॉरवर्ड होने से बैकवर्ड है, तो क्या होगा
के को भी क्या करोगे, मैंने पहले ही बोला था, जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं के का पावर में जाता है वो वैल्यू, जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है उसका पावर में जाता है, के स्क्वायर हो जाता है। मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा 1278 स्क्वायर। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। तो क्या हो गया यहाँ पे अल्टीमेटली, यहाँ पे के स्क्वायर नहीं देने से भी होगा, लेकिन मैं समझाने के लिए के स्क्वायर मींस इसका वैल्यू का भी स्क्वायर होगा। इसका आंसर ऐसा कुछ आता है, मैंने देखा था, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1.3 into 10 to the power minus 5। इतना अच्छा मैथमेटिशियन मैं नहीं हूँ, मुझको कैलकुलेटर चाहिए होगा, अगर तुम लोगों को नहीं चाहिए तो खुद ब खुद कर लेना, नहीं तो कैलकुलेटर तो यूज कर सकते हो ना। ओके, कैलकुलेटर यूज कर लो, देख लो सही में आएगा आंसर, 1.3 into 10 to the power minus 5 ही आएगा। समझ में आया? तो कितना सिंपल है, क्वेश्चन का साइज देखो और आंसर का साइज देखो, ठीक है? तो वेरी सिंपल है, ये सब प्रॉब्लम देख के, क्वेश्चन को देख के मत डरो। इस चैप्टर का यही एक मतलब डिमेरिट है, स्टूडेंट लोग क्वेश्चन देख के डर जाते हैं और छोड़ देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इतना बड़ा बड़ा होता है। क्वेश्चन जितना भी बड़ा हो, इसका आंसर इस पर्टिकुलर चैप्टर का प्रॉब्लम जो है बहुत ही मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर सुंदर प्रॉब्लम होता है। क्वेश्चन जितना बड़ा हो डरो मत, ठीक है? तो ये समझ में आया कैसे मैंने किया। फर्स्ट स्टेप, इसका हम लोगों ने क्या किया, पहले इसको हम लोगों ने उल्टा कर दिया, उल्टा इनवर्स, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स रिलेशन है। उसके बाद इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तब ये आ गया। तुम लोग उल्टा कर सकते हो, पहले इस इक्वेशन लिख सकते हो, इस इक्वेशन को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसके बाद इनवर्स कर सकते हो, अल्टीमेटली आंसर सही में आएगा, ठीक है? मेरा मेन इंटेंशन था ये दोनों इक्वेशन को सेम करना है। कब सेम होगा, क्या क्या ऑपरेशन किया मैंने यहाँ पे, मैंने फर्स्ट ऑपरेशन किया यहाँ पे के को इनवर्स किया, सेकंड ऑपरेशन किया यहाँ पे स्क्वायर दिया, तब जाके ये दोनों सेम हुआ इक्वेशन, एक दूसरे का पूरा एग्जैक्ट बैकवर्ड हुआ। यहाँ पे पूरा एग्जैक्ट बैकवर्ड नहीं है, ऐसा बैकवर्ड दिख रहा है लेकिन इसका स्टोइचियोमेट्री सेम नहीं है, यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री सेम हुआ, तो ये वाला होगा आंसर 1.3 into 10 to the minus 5। क्लियर? तो ये गया कुछ बेसिक प्रॉब्लम। अभी मैं थोड़ा इससे थोड़ा एक लेवल टफ प्रॉब्लम में मैं जाऊंगा। देखो फर्स्ट मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ क्योंकि इतना बड़ा है ना, इरेज करता हूँ इसको मैं। ओके, तो आंसर कौन सा है, आंसर होगा ये वाला डी, डी होगा आंसर। ओके, तो ये प्रॉब्लम को देखो, ये एक बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं आएगा, आ भी सकता है, ऐसा नहीं है, आ भी सकता है। ओके, द फॉलोइंग कंसंट्रेशन, ये मतलब एकदम बेसिक है, स्टार्टिंग। द फॉलोइंग कंसंट्रेशंस वर ऑब्टेन्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम N2 and H2 एट इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम है, मैं शॉर्टकट लिखा, एट 500 केल्विन, मतलब ये टेंपरेचर भी दिया है। ये सब कंसंट्रेशन है, किसका कंसंट्रेशन, N2 का, H2 का, NH3 का, कहां पे, जब इक्विलिब्रियम रीच हो गया तब, स्टार्टिंग कंसंट्रेशन नहीं है। तो एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन हम लोग को कुछ समझ में नहीं आया, हम लोग एक काम करते हैं, पहले लिखते हैं जो मेन इक्वेशन है। मेन इक्वेशन क्या है, N2 क्या दिया था, फॉलोइंग कंसंट्रेशंस वर ऑब्टेन्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया हम सबको पता है ना, N2H2 G क्या होता है, NH3 गैस, ये बैलेंस इक्वेशन नहीं होता है, हम लोग को पता है। यहाँ पे 3H2 होता है, 2 होता है, ये हम लोग को पता है, ये जनरल है, बेसिक रिएक्शन। कुछ रिएक्शन हम लोग को एकदम याद रखना होगा हमेशा, क्योंकि ये फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ये हम लोग को एक जनरल रिएक्शन है, इसको याद रखना ही होगा। N2 + 3H2 रिवर्सिबल टू NH3, ये है जनरल इसका इक्वेशन। वो लोग बोल रहे एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम रीच हो गया, एट इक्विलिब्रियम N2 का कंसंट्रेशन था 1.5 into 10 to the power minus 2 मोलर है, मैं छोड़ रहा हूं इसको यहाँ पे। H2 का कितना था, 3 into 10 to the power minus 2, और एमोनिया का था 1.2 into 10 to the minus 2। ये है उसका इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। हम लोग को क्या निकालना है, ये सब निकालना है हम लोग को, ऐसे क्या निकालना है, द फॉलोइंग कंसंट्रेशंस आर ऑब्टेन्ड, होतो, और मैंने तो मेन जगह बोला ही नहीं, कैलकुलेट के मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस इक्वेशन का क्या निकालना है हम लोग को, तो ओके, के हम लोग को पता है, वी नो के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सर पे 2, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सर पे 1, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सर पे 3। वेरी सिंपल, ये प्रॉब्लम को कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ देके दे दिया, अभी जस्ट बिठाना है हम लोग को इक्विलिब्रियम। देखो NH3 का कंसंट्रेशन क्या है, 1.2 into 10 to the power minus 2, ये तो हो गया, अभी थर्ड ब्रैकेट देने का जरूरत नहीं है क्योंकि कंसंट्रेशन बिठा दिया हम लोगों ने। ओके, स्क्वायर N2 का क्या आता है, N2 का आता है 1.5 into 10 to the power minus 2, सर पे कुछ नहीं है, और H2 का कितना आता है, 3 into 10 to the power minus 2, सर पे है क्या कुछ, यस सर पे क्यूब है,
सर पे क्यूब है, सर पे क्यूब है। तो इसका आंसर क्या है, देखो मैं इसको बोल रहा हूं, इसका आंसर कुछ इस तरह आएगा 3.55 इंटू 10 स्क्वायर। मैं आंसर कहीं से दिख के मतलब देख के बिठा दे यहाँ पे, ये करेक्ट है, लेकिन तुम लोग कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट करना जरूरी है। जस्ट टू रिड्यूस टाइम, मतलब टाइम को सेव करने के लिए मैं कैलकुलेशन नहीं दिखा रहा हूँ, जरूरत है क्या, नहीं है। ओके, तो यहाँ पे तुम लोग ये कैलकुलेशन कर देना जस्ट, तो तुम लोग का यही काम है। तो इसका आंसर के का वैल्यू कितना आया, के का वैल्यू आया इतना, वेरी सिंपल। ऐसा ही प्रॉब्लम देगा तुम लोग को, समझ में आया ना। के निकालना है, बाकी सब कंसंट्रेशन दे दिया, तो के तो हम लोग को निकालना आता है, जस्ट कंसंट्रेशन को पुट किया, आंसर आ गया। क्लियर, ओके। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक लेवल अप, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। एक लेवल अप का प्रॉब्लम अभी हम लोग देखेंगे। ओके, तो ये प्रॉब्लम देखो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये। जिन लोगों को हैंडराइटिंग समझ में ना आ रहा है, मैं फिर से डिक्टेट कर रहा हूं इसको, देखो लिख सकते हो तुम लोग। The dissociation of PCl5 at 29 degree C at a total pressure of 1 atm was studied. PCl5 का डिसोसिएशन साइंटिस्ट लोगों ने स्टडी किया at 29 डिग्री सेल्सियस। टेंपरेचर को अवॉइड करना, क्योंकि इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम में टेंपरेचर का कोई रोल नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस टेंपरेचर चेंज नहीं हो रहा है। चेंज नहीं हो रहा है तो टेंपरेचर को अवॉइड मारो, वो लोग ऐसे ही देते हैं। एट ए टोटल प्रेशर ऑफ 1 atm, मतलब यहाँ पे क्या क्या मार्क कर दो, क्या क्या दिया है इंफॉर्मेशन। टोटल प्रेशर दिया 1 atm was studied, the value of Kp भी दे दिया, Kp है 4.46, मतलब हम लोग को Kp नहीं निकालना है, Kp मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5, मतलब इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम जब पोजीशन रीच हो गया, PCl5 कितना डिसोसिएट हुआ, हम लोग को पता है इक्विलिब्रियम में PCl5 100% तो डिसोसिएट नहीं होगा, कुछ तो रहेगा ना, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो कितना डिसोसिएट हुआ वो निकालना है। अभी हम लोग देखेंगे कैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हैं। देखो कुछ तो समझ में नहीं आया हम लोग को अभी तक, देखते। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले रिएक्शन लिखते हैं, ये रिएक्शन को तुम लोग को याद रखना होगा। PCl5 हमेशा डिसोसिएट होकर PCl3 एंड Cl2 देता है गैसियस। एट टाइम 0, एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पकड़ लो, PCl5 हमारे पास 1 मोल है, कितना है 1 मोल, क्योंकि उन लोगों ने कुछ नहीं बोला हम लोग को, तो तब उसका कुछ कंसंट्रेशन है क्या, नहीं है, तो वो तब तो अभी तक टाइम 0 है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, मतलब ऐसा फॉर्म नहीं हुआ। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम रीच होते होते PCl5 कुछ टूटेगा, PCl3 कुछ बनेगा, Cl2 कुछ बनेगा, कितना टूटा 1 माइनस पकड़ लो अल्फा अमाउंट, अल्फा एक अमाउंट है, इसको तुम x पकड़ सकते हो, A B C D X Y Z कुछ भी पकड़ सकते हो, लेकिन बाय कन्वेंशन अल्फा या फिर x ही पकड़ा जाता है, तुम लोग कुछ भी पकड़ सकते हो। तो ये समझो एक मॉलिक्यूल PCl5, एक मॉलिक्यूल PCl5, एक मॉलिक्यूल PCl3 एंड Cl2 जनरेट करता है इन जनरल। तो एट इक्विलिब्रियम 1 से अल्फा अमाउंट खर्चा हुआ, तो इधर जाके कितना अमाउंट बनेगा, अल्फा अमाउंट PCl3 बनेगा, अल्फा अमाउंट PCl2 बनेगा, वेरी सिंपल। मतलब एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ये है, इक्विलिब्रियम में PCl5 होगा इतना मोल, PCl3 होगा ये मोल, Cl2 होगा ये मोल। यहां से हम लोग टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल के रखते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, पूरा कंटेनर में कितना नंबर ऑफ मोल्स है, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, मतलब क्या है 1 प्लस अल्फा है टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों ने क्यों निकाला, क्या जरूरत है, देखो हम लोग को उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या है हम लोग को पता है, के कैसे लिखते हैं, के हमेशा लिख के रख देना, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम में के हमेशा चाहिए होगा। तो के क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, मतलब Kp हम लोगों को 4.46 दे दिया। Kp निकालने से, Kp अगर हम लोग को निकालना होता तो हम लोग को इसको पार्शियल प्रेशर के बारे में जानना होता। पार्शियल प्रेशर कैसा होता है, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, देखो कोई भी चीज का, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में बोला हम लोगों ने, इक्विलिब्रियम में टोटल प्रेशर है 1 atm, क्या है 1 atm हम लोगों ने बोला, तो वो 1 atm में PCl5 कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, सब तो गैस है ना, तो प्रेशर कहां से क्रिएट होता है, जितना भी गैस मॉलिक्यूल्स होता है वही प्रेशर क्रिएट करता है। तो वो 1 atm जो प्रेशर है उसमें PCl5 का क्या कंट्रीब्यूशन है, PCl3 का कितना कंट्रीब्यूशन है, Cl2 का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो वो कैसे पता चलेगा, जब हम लोग PCl5 का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, कितना फ्रैक्शन है, PCl3 कितना फ्रैक्शन है, Cl2 कितना फ्रैक्शन है, तब हम लोग बोल पाएंगे कि PCl5 कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है टोटल प्रेशर में, PCl3 एंड Cl2 कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है टोटल प्रेशर में।
तो इसीलिए हम लोग को अभी निकालना होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। हम लोग इसको पार्शियल प्रेशर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये टोटल प्रेशर नहीं है। तो टोटल प्रेशर तो जो तीनों का होगा, तीनों का मिला के जो प्रेशर होगा वही टोटल प्रेशर है। पार्शियल प्रेशर होगा किसी एक का कंट्रीब्यूशन कितना है, वो है पार्शियल प्रेशर। तो PCl का कितना होगा? PCl का कितना नंबर ऑफ मोल्स है? 1 माइनस अल्फा। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 1 प्लस अल्फा इनटू पकड़ लो टोटल प्रेशर P। हालांकि प्रेशर हम लोगों ने 1 दिया, मैं यहाँ पे P पकड़ रहा हूँ, 1 है लेकिन P पकड़ो। तो ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5। मतलब इस कंटेनर में PCl5 कितना फ्रैक्शन है। मैंने एक दिन सिखाया था मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। किसी भी बॉडी A और B मिक्स किया हम लोगों ने, A का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे PCl5 कितना है? 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 1 प्लस अल्फा एट इक्विलिब्रियम एंड इनटू टोटल प्रेशर। तो ये आ गया हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 क्या होगा? ये है अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा इनटू P टोटल प्रेशर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 वुड बी सेम। ये वाला समझ में आया? पार्शियल प्रेशर कैसे निकालना है? पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम में जो जितना प्रेजेंट है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। वेरी सिंपल। अभी इसको यहाँ पे पुट करो। इसको यहाँ पे पुट करने से हम लोग को क्या मिलेगा? देखो PCl3 का क्या है? अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा इंटू P इंटू अल्फा बाई सेम है 1 प्लस अल्फा इंटू P डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा इंटू P। तो देखो एक P कैंसिल हो गया। यहाँ पे नीचे आएगा 1 प्लस अल्फा होल स्क्वायर। तो मतलब एक 1 प्लस अल्फा और एक 1 प्लस अल्फा हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। मैं फॉर सिंपलिसिटी जल्दी दिखाने के लिए बोल रहा हूँ। और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो यहाँ से आ रहा है अल्फा स्क्वायर P, ये दोनों नीचे आ जाएगा 1 प्लस अल्फा। तो 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा, 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा क्या होता है? 1 माइनस अल्फा स्क्वायर a प्लस b माइनस b माइनस b होल स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो ये है Kp का वैल्यू, Kp का वैल्यू ये है Kp का वैल्यू। और Kp तो पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। P इज द टोटल प्रेशर। अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये कितना डिसोसिएट हुआ, कितना था और कितना डिसोसिएट हुआ इक्विलिब्रियम में, वही है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और वही तुम लोग को निकालना है। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन PCl, मतलब अल्फा निकालना है। यहाँ पे Kp हम लोग को दे दिया हम लोगों ने 0.46, टोटल प्रेशर P हम लोग को दे दिया 1, अल्फा हम लोग को नहीं दिया, अल्फा निकालना है। तो यहाँ पे बिठाओ ना, Kp 0.46 बिठाओ, अल्फा हम लोग को निकालना है, प्रेशर 1 है, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग को क्या आएगा? देखो तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0.46 माइनस 0.46 अल्फा स्क्वायर। इस अल्फा स्क्वायर टर्म को अगर इधर लेके आएंगे हम लोग, अल्फा स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। अल्फा स्क्वायर 1 प्लस 0.46 और ये इधर रह गया 0.46। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0.46। ये जो टर्म है वो नीचे चला जाएगा, ये टर्म प्लस होकर क्या होगा? 1.46। उसके बाद हम लोग इसको लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू रूट ओवर 0.46 बाई 1.46, ऐसा लिख सकते हैं ना, जिसका आंसर आएगा, कड़ी पकड़ लो, 0.56। अल्फा इक्वल टू 0.56, ये है अल्फा का आंसर। मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आया? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आया 0.56। समझ में आया? वेरी सिंपल प्रॉब्लम। पहले तुम लोग को इक्वेशन लिखना है, कंजर्वेशन अगर बोल के देते तो लेना, अगर नहीं देते तो 1 पकड़ेंगे हम लोग, 1 ये 0 0। उसके बाद 1 से अल्फा अमाउंट डिसोसिएट हुआ, कितना अमाउंट हम लोग को पता नहीं, हम लोगों ने अल्फा अमाउंट पकड़ा। उसके बाद हम लोगों ने Kp का इक्वेशन लिखा, देखा Kp में हम लोग को PCl5 का मतलब सब कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने पार्शियल प्रेशर निकाला, कैसे पार्शियल प्रेशर निकालते हैं हम लोग को पता है। उसके बाद सब वैल्यू दिया है, हम लोगों ने बिठाया, उसके बाद हम लोग का अल्फा का वैल्यू आ गया। मतलब इक्विलिब्रियम में अल्फा का वैल्यू होगा 0.56। मतलब हम लोग को अगर सपोज पकड़ लो, तुम्हें पूछा एडिशनल क्वेश्चन, तो बोलो तो इक्विलिब्रियम में PCl5 कितना है, PCl3 कितना है, Cl2 कितना है, कैसे निकालोगे? वेरी सिंपल। देखो इक्विलिब्रियम में अल्फा है 0.56, मतलब 0.56 डिसोसिएट हुआ। अगर तुम्हें बोला गया क्वेश्चन, हालांकि ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दिया,
फिर भी मैं बोल के दे रहा हूँ, एट इक्विलिब्रियम PCl5 कितना है? हम लोग को पता है 1 माइनस अल्फा है, और 1 माइनस अल्फा मतलब क्या है? 1 माइनस 0.56, यहां से जो आएगा वो होगा आंसर। सिमिलरली इक्विलिब्रियम में PCl3 का कंसंट्रेशन क्या है? हम लोगों ने अल्फा लिखा था, मतलब इक्विलिब्रियम में PCl3 कितना है? 0.56। सिमिलरली इक्विलिब्रियम में Cl2 कितना है? 0.56। इसको माइनस कर लेना, निकल जाएगा। समझ में आया? क्या है इसका आंसर? सही में मैं दिखा देता हूं। 0, इधर आया 4, और क्या है? ये 1.56, ये कितना है? 4। ऐसा ही कुछ है, 0.44 है क्या? 10 4, ये 5 6 है ना? हाँ 5 6 है, तो 10 is 4 and 9, yes 0.44, अराउंड 0.44 जैसा कुछ आएगा। ठीक है, क्लियर? तो यही है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। हालांकि ये क्वेश्चन तुम लोगों को नहीं पूछा, तो याद रखना, ऐसा पूछ सकता है। तो अल्फा निकल गया, लेकिन ये गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड पार्ट क्या है? इफ कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, pressure of the system is raised to 10 atm, what will be the degree of dissociation? अरे प्रेशर 10 atm कर दिया, अभी वो लोग बोल रहे if keeping the temperature constant, इस लाइन का मतलब क्या है? keeping the temperature constant, temperature constant means Kp चेंज नहीं होगा। हम लोग को पता है Kp कब चेंज होता है? जब टेम्परेचर चेंज होता है। यहाँ पे इसीलिए उन लोगों ने बोल के दिया कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि Kp को कांस्टेंट रखना है, मतलब Kp का वैल्यू उतना ही है। Kp is equal to 0.46 but pressure is equal to 10, देन अल्फा का वैल्यू कितना होगा? यहाँ पे प्रेशर 1 था, अल्फा का वैल्यू निकला, अभी प्रेशर का वैल्यू 10 है, 10 बिठाने से कितना वैल्यू आएगा ये हम लोग को निकालना है। तो वही सिंपल प्रोसेस है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इसको इरेज करता हूँ, 0.56 निकला, याद रखना इसका वैल्यू है, पहले का अल्फा का वैल्यू निकला 0.56, इतना याद रखना है हम लोग को। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या बिठाना है हम लोग को? अभी सेम देखो, Kp 0.46, अल्फा स्क्वायर होगा 10 अल्फा स्क्वायर, और 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, क्योंकि प्रेशर हो गया 10, प्रेशर हो गया 10। समझ में आया या नहीं आया? तो यहां से क्या है, अगर हम लोग इसको ऐसे कर देंगे, अगर पकड़ो यहां पे आया, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ठीक है? यहां से कुछ ऐसे आएगा, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, टाइम बचाने के लिए 0.46 माइनस 0.46 अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 अल्फा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 10, सॉरी अल्फा स्क्वायर नहीं रहेगा, 10 रहेगा, डिवाइडेड बाय 10 रहेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑलमोस्ट मैं बता रहा हूं, तुम लोग कैलकुलेट कर लेना। इसका आंसर आएगा अल्फा इज इक्वल टू 0.02, अल्फा का वैल्यू आएगा 0.02। ठीक है, इसको मैंने शॉर्टकट में ही लिख दिया रे, तुम लोग थोड़ा कैलकुलेट कर लेना, वेरी सिंपल है। जस्ट इसको यहाँ पे बिठाना है। इसको क्या क्या पता है? इसके साथ इंटू किया, ये इधर गया 0.46 इंटू दिस, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 10 को नीचे लाया, उसके बाद जो कैलकुलेशन है वो करके हम लोगों ने निकाला कि अल्फा का वैल्यू 0.2 आया। पहले अल्फा का वैल्यू आया 0.56, अभी अल्फा का वैल्यू आया 0.02। तो क्या हुआ? यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होने से अल्फा डिक्रीज हो गया। देखो प्रेशर इंक्रीज हुआ, अल्फा डिक्रीज हो गया। पहले प्रेशर का वैल्यू था 1, अल्फा का वैल्यू था 0.56, अभी प्रेशर हो गया 10, अल्फा हो गया 0.02। इसमें भी है बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ जानने को। ये आएंगे हम लोग जब ली चैटलियर्स प्रिंसिपल पढ़ेंगे, तब ये देखेंगे हम लोग क्यों इस रिएक्शन में प्रेशर बढ़ने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो गया। मतलब क्या है, यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है और पीसीएल का जो डिसोसिएशन है बहुत कम हो रहा है, मतलब पीसीएल डिसोसिएट नहीं कर रहा है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ इतना अच्छा शायद नहीं जा रहा है, क्योंकि डिसोसिएशन इसका कम हो रहा है। वेरी सिंपल, समझ में आया? तो इस टाइप का प्रॉब्लम तुम लोग को देगा। आई होप तुम लोग को ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर? ओके, इसको हम लोग सॉल्व करना। लेकिन ये मैंने ऐसे ही किया, मैंने तो ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, इसलिए मैंने डायरेक्टली बिठा दिया वैल्यू। तुम लोगों को लेकिन सॉल्व करना है, वेरी सिंपल है, सॉल्व करना है। ओके, अभी इसी टाइप का एक और प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। ओके, ये क्वेश्चन को देखो, एकदम ऑलमोस्ट प्रीवियस एग्जांपल के जैसा ही है। यहाँ पे क्या बोला, देखो द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5
एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 0.2। यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे दिया, मतलब अल्फा का वैल्यू दे दिया। कैलकुलेट प्रेशर एट व्हिच इट विल बी हाफ डिसोसिएटेड एट द सेम टेम्परेचर। कैलकुलेट द प्रेशर, कितना प्रेशर में, मतलब कितना प्रेशर देने से ये यहाँ पे क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये इतना डिसोसिएट हुआ, कितना प्रेशर देने से ये 50% डिसोसिएट होगा। वेरी सिंपल, मतलब हाफ डिसोसिएट होगा। इसको कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वही पहले की तरह हम लोग PCl5 का डिसोसिएशन इक्वेशन लिख देंगे, PCl3 प्लस Cl2 टाइम 0 में ये कितना है 1 मोल, ये 0 मोल, ये 0 मोल। एट इक्विलिब्रियम क्या होता है हम लोग को पता है 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा। हालांकि यहाँ पे अल्फा हम लोग को पता है, अल्फा क्या है 0.2 देके दे दिया, स्टिल मैं इसको अल्फा ही लिख रहा हूं। उसके बाद हम लोग को क्या निकलना है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम क्या है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। उसके बाद क्या निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 पता है हम लोग को, पहले निकाल लिया हम लोगों ने। 1 माइनस अल्फा 1 बाई अल्फा, पकड़ लो टोटल प्रेशर P, टोटल प्रेशर P, यहाँ पे P दिया है हम लोगों ने। एट ए सर्टेन टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 1 atm हम लोग को पता है, फिर भी मैं P लिख रहा हूं। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 is alpha by 1 plus alpha P and partial pressure of Cl2 is equal to alpha by 1 plus alpha P। ये गया हम लोग का पार्शियल प्रेशर। Kp का इक्वेशन हम लोग को पता है, Kp का इक्वेशन है पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 into partial pressure of Cl2 divided by partial pressure of PCl5। पार्शियल प्रेशर का वैल्यू कितना आता है हम लोग को पता है, मैं यहाँ पे वैल्यू फिर से पुट नहीं कर रहा हूँ, सब वैल्यू जब पुट करेंगे हम लोग के पास कुछ ऐसा आएगा, अल्फा स्क्वायर P बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। लास्ट एग्जांपल को देख लेना। यहाँ पे देखो हम लोग को क्या क्या दिया है, Kp हम लोग को नहीं पता है, यहाँ पे हम लोग को अल्फा पता है 0.2 एंड प्रेशर पता है atm 1 atm, प्रेशर 1 है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो Kp निकालना है। देखो यहाँ से Kp कितना आएगा, Kp हम लोग निकाल लेंगे 0.2 स्क्वायर, P1 है 1 माइनस 0.2 स्क्वायर, प्रेशर यहाँ पे 1 है लेकिन याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 0.04 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कुछ आएगा 1 माइनस, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 0.96 आता है यहाँ पे डायरेक्टली, ठीक है 0.9, इसका स्क्वायर उसका माइनस करने से 0.96 जैसा कुछ आ जाएगा। इसका आंसर आता है, मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों को 0.0417, 0.0417 किसका वैल्यू है, Kp का वैल्यू निकला, ये किसका वैल्यू निकला, Kp का वैल्यू निकला। अब ये Kp का वैल्यू हम लोग का किस काम का, देखो उन लोगों ने क्या बोला, क्वेश्चन क्या बोला वो समझो। क्वेश्चन बोला कैलकुलेट द प्रेशर एट व्हिच इट विल बी हाफ डिसोसिएटेड। अगर 1 atm प्रेशर में इतना डिसोसिएट हो रहा है, जब ये हाफ डिसोसिएट होगा, हाफ मींस 50%, 50% मींस 0.5। अभी हम लोग को क्या निकालना है, अल्फा इक्वल टू 50%, 50% मींस क्या है 50 बाई 100 इज इक्वल टू 0.5, अल्फा 0.5 होना है। प्रेशर कितना होगा, प्रेशर कितना देने से अल्फा 0.5 होगा। सेम रिएक्शन, टेम्परेचर चेंज नहीं किया हम लोगों ने, टेम्परेचर चेंज नहीं किया, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट हो सकता है लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगा। मैं हम लोगों ने बोला इक्विलिब्रियम पोजीशन में शिफ्ट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, बट अल्टीमेट द रेशियो बिटवीन द concentration of product by concentration of reactant is always constant। that means Kp जो निकला इसमें भी Kp का वैल्यू इतना ही रहेगा, क्योंकि उन लोगों ने बोला है सेम टेम्परेचर, देखो सेम टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, सेम टेम्परेचर Kp सेम रहेगा, मतलब अभी तुम लोग को इसी इक्वेशन में Kp इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर P बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर में Kp बिठाना है 0.0417, अल्फा हम लोग को निकालना है, P का P हम लोग को निकालना है, अल्फा का वैल्यू कितना होगा अभी 0.5, पहले ये 0.2 था, अभी ये हुआ 0.5 और P हम लोग को निकालना है। पकड़ लो ये P को हम लोग P डैश पकड़ते हैं, क्योंकि पहले हम लोगों ने एक P पकड़ लिया था जिसका 1 atm प्रेशर था,
इसका तो 1 एटीएम नहीं होगा, हम लोग को पता है, क्योंकि जब 1 एटीएम प्रेशर था एट सेम टेम्परेचर, अल्फा 0.2 था। अभी अगर 0.5 हो रहा है अल्फा, मतलब प्रेशर तो चेंज होगा ही। अभी क्या होता है हम लोग देखते हैं, इसका वैल्यू कुछ ऐसा आएगा, मैं बोल के दे रहा हूं। प्रेशर का वैल्यू आएगा, प्रेशर का वैल्यू आएगा, पकड़ लो 0.125 एटीएम, 0.12, और ये एटीएम था, ओके सॉरी नहीं ये ठीक है, तो केपी का वैल्यू था 125 एटीएम। मतलब देखो पहले प्रेशर था 1 एटीएम, अल्फा कितना था 0.2, अभी प्रेशर हुआ 0.125, अल्फा हुआ 0.5, मतलब अल्फा यहाँ पे 50% हुआ, यहाँ पे 20% है, यहाँ पे 50%, मतलब अल्फा डिसोसिएशन कब बढ़ेगा, जब प्रेशर कम होगा। जब प्रेशर कम होगा ये और ज्यादा डिसोसिएट करेगा। पहले की तरह, पहले का एग्जांपल याद करना, पहले का एग्जांपल में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में प्रेशर का वैल्यू मिला, तुम लोग मैच करना है इस प्रॉब्लम के साथ, एग्जैक्टली सेम टाइप आएगा। यहाँ पे देखो प्रेशर जब कम हो रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ रहा है, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ, काम आएगा इसलिए, तुम लोग का नॉलेज थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि हर चीज को हम लोग रिलेट कर सकते हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन के साथ। समझ में आया? प्रेशर 1 एटीएम था, 0.2 हुआ था, अभी प्रेशर जब 1.125, मतलब 1 एटीएम से काफी कम है, देखो काफी कम है, बहुत कम होने से अल्फा का वैल्यू बढ़ रहा है। प्रेशर कम हो रहा है, अल्फा का वैल्यू बढ़ रहा है। क्लियर? तो समझ में आया कैसे सॉल्व करना है। हम लोगों ने यहाँ पे केपी निकाला, उसी केपी का वैल्यू यहाँ पे, उसी केपी का वैल्यू को यहाँ पे पुट किया, यहाँ पे पुट किया, इस केपी का वैल्यू को, अल्फा को पकड़ा 0.5, क्योंकि अल्फा हम लोगों ने बोला अभी कि हाफ डिसोसिएशन मतलब 50%, इसलिए हाफ बोला मैंने, 0.5 दिया। पी डैश हम लोग को निकालना है, प्रेशर हम लोगों ने निकाल दिया, मतलब जब ये प्रेशर होगा ये हाफ डिसोसिएटेड होगा। क्लियर? तो यही तो है प्रॉब्लम, इस टाइप के प्रॉब्लम तुम लोग को पूछेगा, कंपैरेटिव बोलो, बोर्ड बोलो, थोड़ा तुम लोग को दिमाग लगाना होगा। देखो हर एक प्रॉब्लम तुम लोग को कराना पॉसिबल नहीं है, मैं ट्राई कर रहा हूँ डिफरेंट एग्जांपल्स लेके आने का। नेक्स्ट एग्जांपल जो दिखाऊंगा वो भी डिफरेंट ही होगा, देखना, ठीक है? लेकिन कुछ तुम लोग खुद का भी दिमाग लगाना और बुक्स फॉलो करना, लेकिन बुक्स फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। क्लियर? ओके, इसको मैं अभी इरेज करता हूं। ये कैलकुलेशन करना, ये कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन करने से वैल्यू इतना ही आएगा, देख लेना, ठीक है? ओके, ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत एक सिंपल सा प्रॉब्लम है। देखो इसमें क्या बोला, डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 व्हिच विल बी इन इक्विलिब्रियम विद ऑटोमोल पर लीटर ऑफ CO एट 100 डिग्री फॉर द रिएक्शन ऑफ दिस। वेरी सिंपल, इसका कंसंट्रेशन ऑफ CO निकालना है। कैसे दे दिया हम लोगों ने, तो वेरी सिंपल, हम लोगों को पता है कैसे इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CO। अभी तुम लोग बोलोगे मैंने इन दोनों को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि ये दोनों सॉलिड है, मैंने पहले ही बोला था, याद है? सॉलिड, प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड का एक्टिविटी हमेशा 1 होता है, और सॉल्वेंट का हम लोग कांस्टेंट पकड़ते हैं। ये सब चीजें याद रखना होगा प्रीवियस क्लास में। तो ये दोनों प्योर सॉलिड है ना, तो प्योर सॉलिड का क्या होगा, एक्टिविटी 1 होता है, तो इसको हम लोग नहीं लाते इक्विलिब्रियम इक्वेशन में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो रेशियो है उसमें हम लोग नहीं लाते। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कैसी का वैल्यू पुट करो 5, CO2 क्या है हम लोग को निकालना है, एंड CO2 which will be in equilibrium with ऑटोमोल पर लीटर ऑफ CO, मतलब इसका कंसंट्रेशन है, ये CO का कंसंट्रेशन है, तो 2.5 into 10 to the power minus 2, therefore concentration of CO2 will be like this, 5 into 2.5 into 10 to the power minus 2 मोल पर लीटर। इसका वैल्यू तुम लोग देख लो, इसका वैल्यू आएगा 12.5 into 10 to the power minus 2, 12.5 into 10 to the power minus 2 मोल पर लीटर। वेरी सिंपल, तो CO2 का कंसंट्रेशन आया ये, तो इस टाइप का प्रॉब्लम भी तुम लोग को दे सकता है। ये मैंने क्यों दिखाया स्पेसिफिकली, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड था, इसको मुझे नेग्लेक्ट करना था, ये दिखाना था, इसलिए दिखाया। ठीक है? ओके, अभी देखो नेक्स्ट एक प्रॉब्लम में दिखाता हूँ। ये तो बहुत ही सिंपल सा एक प्रॉब्लम था। ओके, ये वाला प्रॉब्लम देखो, यहाँ पे बोला कैलकुलेट KP and KC फॉर द रिएक्शन ऑफ दिस। KP and KC निकालना है हम लोग को।
given that partial pressure of at equilibrium in a vessel at Otto temperature are partial pressure of CO, partial pressure of CO2, partial pressure of O2 given। तो इसका देखो बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है ये। पहले हम लोग को COG प्लस हाफ O2G रिवर्सिबल CO2G। यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हम लोग को पहले की तरह 1 माइनस अल्फा 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 कुछ पकड़ने का जरूरत नहीं है। पार्शियल प्रेशर जो हम लोगों ने निकाला था ना, ऐसा निकालने का कुछ जरूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ देके दे रहा है। देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO इज 0.4 atm, ये इक्विलिब्रियम का बात बोल रहे हैं। CO2 का है 0.6 atm प्रेशर में है ना, एंड O2 का है 0.2 atm। हम लोग को कुछ और नहीं देखना है, हम लोग को केपी निकालना है। इस रिएक्शन का केपी क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ CO इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 सर पे हाफ। वैल्यू को पुट करो और कुछ नहीं है। वैल्यू क्या है? CO2 का वैल्यू ये है ना, तो 0.6 नीचे आएगा 0.4 इनटू 0.2 O2 का, और सर पे आएगा हाफ। समझ में आया या नहीं है? तो केपी का वैल्यू यहां से हम लोग आराम से निकालेंगे। इसका आएगा 3.354, इसका आएगा 3.354 केपी का वैल्यू। अभी केपी निकल गया, एक रिएक्शन का केपी पता है, कैसे निकालना है? वेरी सिंपल, मैंने सिखाया था ना एक फॉर्मूला, केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आरटी टू द पावर डेल एन। याद है तुम लोग को ये बात? केपी इक्वल टू केसी आरटी टू द पावर डेल एन। तो केसी क्या होगा? देयरफॉर हम लोग को केसी निकालना है। केसी इज इक्वल टू केपी आरटी टू द पावर डेल एन। तो केपी का वैल्यू कितना आया? केपी का वैल्यू आया 3.354। आरटी का वैल्यू क्या है? 0.083। किसी किसी बुक में 0.0821 भी लिखता है। याद है आर का दो वैल्यू है, 8.314 जे के इनवर्स मोल इनवर्स, एक और वैल्यू है 0.083 लीटर एटीएम मोल इनवर्स के इनवर्स। तो ये हम लोगों ने यूज किया क्योंकि यहाँ पे हम लोग को प्रेशर टर्म है ना, तो प्रेशर कैंसिल जाएगा, तो प्रेशर टर्म यूज किया हम लोगों ने एटीएम का। तो यहाँ पे देखो ये आया आर का वैल्यू। टेम्परेचर तो 3000 है। डेलन क्या है? डेलन याद है? डेलन क्या था? डेलन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। दिखाया था मैंने, याद करो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट कितना है? 1 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट कितना है? 1 प्लस हाफ। तो क्या आएगा? 1 माइनस 1 माइनस हाफ, 1 तो कैंसिल। तो अल्टीमेटली डेलन का वैल्यू आया माइनस हाफ। डेलन का वैल्यू आया माइनस हाफ, तो यहाँ पे पुट करो माइनस हाफ। ये होगा हमारा केसी का वैल्यू, और इसका आंसर ऑन सिंप्लीफिकेशन इट गिव्स 52.64। 52.64। तो केसी आया इतना, केपी आया इतना। क्लियर? वेरी सिंपल। केपी और केसी में क्या डिफरेंस है? केपी में इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर लिखते हैं, केसी में इन टर्म्स ऑफ हम लोग कंसंट्रेशन लिखते हैं। तो वैल्यू तो डिफरेंट है, केपी केसी का वैल्यू डिफरेंट ही रहेगा। ठीक है, लेकिन इट इज फिक्स्ड एट अ फिक्स्ड टेंपरेचर फॉर अ फिक्स्ड रिएक्शन। ओके ओके, तो ये तुम लोग नोट डाउन कर लो। क्लियर? वेरी सिंपल। अभी का जो प्रॉब्लम आएगा नेक्स्ट, ये बहुत ही एक सिंपल सा प्रॉब्लम है लेकिन डिफरेंट है। सब प्रॉब्लम डिफरेंट है, जितना भी प्रॉब्लम करा रहा हूं सब प्रॉब्लम डिफरेंट है, एक के साथ दूसरे का कोई रिलेशन नहीं है, ताकि तुम लोग मैक्सिमम प्रॉब्लम कवर कर सको। इस प्रॉब्लम को देखो, यहाँ पे क्या बोला? 1.5 मोल ऑफ PCl5, फिर से PCl5 आर हीटेड एट कांस्टेंट टेंपरेचर, मतलब टेंपरेचर कांस्टेंट है, इन ए क्लोज्ड वेसल ऑफ 4 लीटर कैपेसिटी। वेसल का कैपेसिटी है 4 लीटर। एट इक्विलिब्रियम बोला PCl5 इज 35% डिसोसिएटेड इनटू PCl3 एंड Cl2। कैलकुलेट क्या निकालना है? वेरी सिंपल, हम लोग को पता है PCl5 कैसे डिसोसिएट करता है, PCl5 PCl3 एंड Cl2। तो एट इक्विलिब्रियम नहीं, एट टाइम 0, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, उन लोगों ने बोला, देखो कितना मोल था? 1.5 मोल। हम लोगों ने पहले 1 पकड़ा था, अभी उन लोगों ने बोल के दिया 1.5 मोल। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? 1.5 का 35% डिसोसिएट हो गया, मतलब
35% डिसोसिएट होगा, 35 डिवाइडेड बाई 100 इंटू कितना 1.5, ये इक्विलिब्रियम का है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन में याद रखना, यहाँ पे पहले हम लोग ने अल्फा लिखा था क्योंकि अल्फा हम लोग को पता नहीं था, अल्फा निकालना था। यहाँ पे अल्फा देके दे दिया, इसीलिए मैं अल्फा नहीं लिख रहा हूँ। तो अल्फा का वैल्यू ये है, अल्फा है 35% डिसोसिएटेड। 35% मींस 35 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 1.5, कितने का 35%? 1.5 का। तो 1.5 से इतना अमाउंट डिसोसिएट हो गया, तो यहाँ पे आएगा 1.5 माइनस इसका वैल्यू कुछ इस तरह है 0.525, जिसका आंसर है 0.975। पॉइंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.975, मतलब एक इक्विलिब्रियम PCl5 इतना है, इतना अमाउंट डिसोसिएट हुआ। कितना अमाउंट डिसोसिएट हुआ? 0.525। तो सोचो ये अल्फा है, तो अगर इतना अमाउंट डिसोसिएट हुआ उतना ही अमाउंट इधर PCl3 फॉर्म होगा, क्योंकि 1 मोल ऑफ PCl5 फॉर्म्स 1 मोल ऑफ PCl3 एंड 1 मोल ऑफ Cl2। तो इतना मोल अगर डिसोसिएट करता है, इतना मोल ऑफ PCl3 जनरेट होगा एंड इतना मोल ऑफ Cl2 जनरेट होगा। समझ में आ गया या नहीं आया? तो इक्विलिब्रियम में हम लोग का मोल का कैलकुलेशन समझ में आ गया। इक्विलिब्रियम में हमारे पास PCl3 है इतना मोल, PCl5 है इतना मोल, PCl3 है इतना मोल एंड Cl2 है इतना मोल। ये मोल है लेकिन मोलर कंसंट्रेशन नहीं है, याद रखना। तो इसको मोलर कंसंट्रेशन में लेके जाना होगा, मोल से मोलर कंसंट्रेशन लेके जाना है। कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन में लेके जाना है। क्यों? क्योंकि हम लोग का अल्टीमेटली इसको कहां पे पुट करना है? इसका कैसे क्या होगा? इसका कैसे बोलो या फिर केपी बोलो, जो भी बोलो कैसे ही बोलते हैं, क्योंकि मोलर कंसंट्रेशन लेके दिया ना। यहाँ पर पार्शियल प्रेशर हम लोग यूज नहीं कर रहे, मोलर कंसंट्रेशन यूज कर रहे हैं। नंबर ऑफ मोल देके दिया, हम लोग को प्रेशर के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है। तो एज नंबर ऑफ मोल्स देके दिया, हम लोग उसको मोलर कंसंट्रेशन में लेके जा सकते हैं। क्यों हम लोग इसको मोलर कंसंट्रेशन नहीं लेके जा रहे? क्योंकि हमारे पास ज्यादा पार्शियल प्रेशर में इसको लेके जाने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन जो है वो मोलर कंसंट्रेशन में लेके जा सकते हैं। कैसे? इतना मोल है और वेसल का वॉल्यूम कितना है? 4 लीटर बोल के दिया, तो 4 लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम लीटर कितना है? 4। मोलर मास का डेफिनेशन क्या है? मोल पर लीटर ना, मोल पर लीटर। तो क्या होगा? इतना डिवाइड बाय इतना 4 लीटर, जितना होगा ये कंसंट्रेशन टर्म होगा। तो यही होगा कंसंट्रेशन। कितना कंसंट्रेशन हम लोग को पता नहीं, लेकिन इट इज नाउ ए कंसंट्रेशन टर्म। सिमिलरली 525 डिवाइडेड बाय 4, 525 डिवाइडेड बाय 4, इसी वैल्यू को केसी में पुट करना है। केसी क्या होता है? केसी पता है, कंसंट्रेशन ऑफ दिस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ दिस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ दिस। तो हम लोग डायरेक्टली पुट करते हैं 5254 इनटू 0.5254 डिवाइडेड बाय इसका कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 0.975 डिवाइड बाय 4। किसी के सर में कुछ है क्या? किसी के भी सर में कुछ नहीं है, क्योंकि सब यहाँ पे 1 ही है। तो इसका आंसर आएगा कुछ 0.071 कैसी का आंसर है। समझ में आया? वेरी सिंपल। यहाँ पे अल्फा पकड़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने हम लोग को पार्शियल क्या देके दिया, उन लोगों ने हम लोग को इनिशियल कंसंट्रेशन देके दिया और कितना डिसोसिएट हुआ ये बोल के दे दिया, और रिएक्शन हम लोग को पता है, हम लोगों ने यहाँ से उसका पूरा निकाल दिया डाटा। उसके बाद हम लोग उसको पुट किया। तुम लोग इसको अल्फा पकड़ के भी कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है ना, क्योंकि सब कुछ देके ही दे दिया। क्लियर? ओके, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होगा वो भी एक डिफरेंट ही प्रॉब्लम होगा। इस प्रॉब्लम में देखो यहाँ पे क्या लिखा है, when PCl5 is heated in a closed vessel at 575 Kelvin, the total pressure at equilibrium is found to be 1 and partial pressure of Cl2 is found to be auto ATM. Calculate the equilibrium constant Kp for the decomposition reaction. बहुत ही सिंपल आंसर है इसका। क्वेश्चन बहुत बड़ा है ना, डरो मत। पहले तुम लोग क्या करो, PCl5 का जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है हम लोगों ने बहुत बार लिखा, हम लोग को आता है, तो देखो अच्छे से। एट इक्विलिब्रियम जो लिख रहे हैं हम लोग, एट इक्विलिब्रियम लिख रहे हैं, क्योंकि इनिशियल का हम लोग को कुछ आइडिया ही नहीं दिया हम लोगों ने। तो एट इक्विलिब्रियम का पकड़ते हैं। देखो एट इक्विलिब्रियम बोला, एट इक्विलिब्रियम कितना बोला? पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 इज फाउंड टू बी 0.324 atm पार्शियल प्रेशर। हालांकि हम लोग को निकालना है Kp, हम लोग को पता है Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3
पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। मतलब इन तीनों का पार्शियल प्रेशर हम लोग को जानना है। Cl2 का पार्शियल प्रेशर हम लोगों ने दे दिया, PCl3 एंड PCl5 का निकालना है। हम लोग को पता है इक्विलिब्रियम में हमेशा 1 मोल ऑफ PCl5, हमेशा याद रखना है, एट इक्विलिब्रियम नहीं, कहीं पे भी 1 मोल ऑफ PCl5 डिकम्पोज टू गिव 1 मोल ऑफ PCl3, 1 मोल ऑफ Cl2। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, जितना मोल PCl5 डिसोसिएट होगा इधर जाके, उतना मोल ही क्या होगा, जितना मोल PCl3 जनरेट होगा उतना मोल ही क्या जनरेट होगा, Cl2 जनरेट होगा। याद रखना। तो हमको पता है Cl2, कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 is equal to concentration of PCl3 is equal to 0.324। यहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं लिख सकते हो तुम लोग यहाँ पे ये क्या बोलते हैं इसको, पार्शियल प्रेशर टर्म भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म हम लोग यूज नहीं कर रहे ना, तो कोई बात नहीं, पार्शियल प्रेशर टर्म यूज करो। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, इसको एरेज कर दो, क्या बात है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब प्रेशर दिया है तो प्रेशर टर्म यूज करते हैं। तो क्या है 3 to 4, क्योंकि हम लोग को पता है एट एनी सिचुएशन कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 एक ही सेम होता है, हम लोग को पता है। तो इसीलिए इसका भी होगा 0.324। तो इतना, इसका कितना है, इसका कितना होगा हम लोग को पता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 होगा 1 माइनस क्योंकि उन लोगों ने बोला द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज फाउंड टू बी 1। अगर एट इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर 1 होता है, टोटल कंटेनर में ये 3 गैसी है, इक्विलिब्रियम में देखा गया टोटल प्रेशर 1 है, तो टोटल प्रेशर 1 जो है वो किस किस का सम है, इसका, इसका और इसका। तो इन दोनों का पार्शियल प्रेशर हम लोग को मिल गया ये वाला, तो टोटल प्रेशर 1 है, 1 माइनस 324 प्लस 324, मतलब 1 माइनस इन दोनों का प्रेशर जो होगा इसका प्रेशर होगा। समझ में आ गया। तो ये कितना है 0.352, तो ये होगा 0.352। तो यहाँ पे बिठाओ क्या क्या है, 0.324 इंटू 0.324 डिवाइड बाई 0.352, इसका आंसर है 0.298 atm, 0.298 atm। वेरी सिंपल। क्लियर, नॉट क्लियर? ओके, तुम लोग इसको एटीएम दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, क्योंकि हम लोगों को पता है केपी का या फिर केसी का यूनिट नहीं देने से भी होता है। ठीक है, एज इट इज हियर डेलन इज नॉट जीरो, इसीलिए एटीएम, एक एटीएम आ गया, क्योंकि ऊपर में 2 एटीएम है, नीचे एक एटीएम है, एक कैंसिल जाएगा, एक रहेगा। अगर यहाँ पे डेलन जीरो होता तो कैंसिल आउट हो जाता है यूनिट, और ऊपर से डेलन, मतलब वही कंफ्यूजन हम लोग को दूर करना है, इसलिए हम लोग केपी और केसी का यूनिट नहीं देते, क्योंकि इन लोगों को हम लोग इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी देखते हैं, इसलिए यूनिट नहीं देना पड़ता है। ठीक है, तो इसको मैं इरेज करता हूं। क्लियर, बहुत ही सिंपल सा एक प्रॉब्लम है ये। क्वेश्चन जितना भी बड़ा हो जाए डरो मत, उसको फेस करो, उसको तोड़ो, उसको मरोड़ो, अच्छे से उसको देखो, क्वेश्चन को आंसर अपने आप निकल जाएगा। ये देखो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम है। A reaction mixture containing N2 at 0.5 atm, H2 at 3 atm, NH3 at 5 atm is heated to 450 degrees C. In which direction the reaction this will go if Kp is auto? हम लोग को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू दे दिया, और हम लोग को बोला, और कुछ चीज का पार्शियल प्रेशर देके दिया। हम लोग को बोला रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में मूव करेगा। तो रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में मूव करने के लिए हम लोग को क्यू निकालना होता है, क्यू, रिएक्शन कोशेंट, और क्यू, इसको हम लोग कंसंट्रेशन कोशेंट बोलेंगे। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, कंसंट्रेशन कोशेंट। याद आ रहा है कुछ? क्यू इक्वल टू क्या था, क्यू इक्वल टू क्या था, पार्शियल प्रेशर ऑफ इस रिएक्शन का, ये रिएक्शन को देखो, NH3 ऊपर में 2, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 3। तो यहाँ पे हम लोग इसको कंसंट्रेशन क्वोशेंट नहीं बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर क्वोशेंट। याद है कुछ? क्योंकि हम लोग पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिख रहे हैं, पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट, और इन जनरल इसको रिएक्शन क्वोशेंट बोला जाता है, रिएक्शन क्वोशेंट। क्यू, अभी तुम लोग बोलोगे यहाँ पे Q इक्वल टू दिस क्यू, यहाँ पे K इक्वल टू क्यू नहीं, अरे K इक्वल टू तो दे दिया Kp, तो अभी जो निकालना है Q, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं है। तो एट एनी सिचुएशन है, देखो यहाँ पे एक भी जगह पे इक्विलिब्रियम लिखा है क्या, कहीं पे इक्विलिब्रियम नहीं लिखा है, लेकिन हम लोग को देखो
ए रिएक्शन मिक्सचर कंटेनिंग N2 एट तो N2 का पार्शियल प्रेशर दे दिया, H2 का पार्शियल प्रेशर दे दिया, NH3 का भी पार्शियल प्रेशर दे दिया, इज हीटेड, सिंपल। और कुछ नहीं बोला हम लोग, और बोला अब बोलो कौन सा डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करेगा। केपी का वैल्यू है तो कंसंट्रेशन दिया हुआ है हम लोग को, इसका वैल्यू बिठाओ। NH3 का कितना है पार्शियल प्रेशर 5 स्क्वायर, और N2 का कितना है 0.5, H2 का कितना है 3 क्यूब। समझ में आया या नहीं आया? तो इसका वैल्यू क्या आएगा? ओके एक चीज, आई थिंक इट इज नॉट 5, इट इज एक मिनट रुको तो, इट इज ओके NH3 का ये 0.5 है, ठीक है 0.5 है, ये 0.5 स्क्वायर है, और ये 3 है क्या? एक मिनट रुको तो, ओके 3, ये इट इज 3, तो इसका आंसर है 0.05 है, 0.055, मतलब Q जो निकला ये निकला, और Kp का वैल्यू कितना है, मतलब Q का वैल्यू है 0.055। समझ में आया? इसको Q बोला हम लोगों ने, Q बोला, ओके। क्योंकि ये एक इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है, ये जो कंसंट्रेशन है ना, ये सब कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन नहीं है। एक कोई भी एक सिचुएशन है जहां पे इसका कंसंट्रेशन नहीं है, लेकिन वो इक्विलिब्रियम नहीं है, इतना पता है, क्योंकि यहाँ पे उन लोगों ने इक्विलिब्रियम मेंशन नहीं किया, तो उन लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू दिया ही है। तो देखो K का वैल्यू है 4.28 into 10 to the power 5, मतलब देखो Q is very very greater than Kp, ये वैल्यू इससे बहुत बड़ा है। अगर Q बहुत बड़ा होता है, मैंने बोला था Q Kp से बड़ा होने से, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, in which direction the reaction auto will go, reaction proceed in बैकवर्ड डायरेक्शन। मेरा प्रीवियस क्लास तुम लोगों को देखना होगा इसके लिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। मैंने पहले ही बोला Q is equal to concentration of product by concentration of reactant, similarly K is equal to concentration of product by concentration of reactant। तो Q बड़ा हो रहा है मतलब क्या है, एक रिएक्शन का K किस कब होता है, जब इक्विलिब्रियम पोजीशन में हम लोग मेजर करते हैं प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एट एनी सिचुएशन अदर देन इक्विलिब्रियम पॉइंट, जो होगा उसको हम लोग Q बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे Q हो गया बड़ा, Q बड़ा हो गया K से, मतलब क्या है, Q में प्रोडक्ट ज्यादा है, ये कैसे होगा, प्रोडक्ट तो K में ही, मतलब K ही तो हाईएस्ट वैल्यू है ना, क्योंकि K से आगे तो रिएक्शन नहीं जाएगा, हम लोग को पता है इक्विलिब्रियम के आगे और रिएक्शन नहीं जाता। यहाँ पे Q का वैल्यू ज्यादा कब होगा, जब प्रोडक्ट का वैल्यू इस प्रोडक्ट का वैल्यू से ज्यादा होगा, क्योंकि लेकिन हम लोग को पता है एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पॉइंट से ज्यादा आगे नहीं जा पाता, इक्विलिब्रियम में स्टॉप हो जाता है, उसके बाद रिएक्शन रिवर्सिबल दोनों तरफ चलता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम हो जाता है। Rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction, rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction। whereas यहाँ पे प्रोडक्ट ज्यादा आ रहा है, क्यों, Q का वैल्यू काफी ज्यादा है ना, काफी ज्यादा है मतलब ऊपर का वैल्यू ज्यादा है, इस वैल्यू से तो ये वैल्यू ज्यादा ही होगा, क्योंकि K से Q का वैल्यू बड़ा आया, तो प्रोडक्ट एक सेम रिएक्शन पकड़ लो ये रिएक्शन के लिए, तो प्रोडक्ट का वैल्यू जितना आना था उससे भी ज्यादा आ रहा है, मतलब रिएक्शन बहुत आगे चला गया, which is practically not feasible। तो रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पॉइंट में आने के लिए रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत आगे चला गया, रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा चला गया। तो अभी इसको कम करने के लिए, प्रोडक्ट को थोड़ा कम करने के लिए रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में आना होगा, तो ये रिएक्शन प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो Q ग्रेटर देन Kp होने से रिएक्शन प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन हम लोगों ने देखा था, और Q लेस देन K होने से फॉरवर्ड डायरेक्शन प्रोसीड करता है। ये हम लोगों ने थोड़ा देखा था, थोड़ा पढ़ा था, थोड़ा मेरा प्रीवियस क्लास देखना, समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को आ गया, वेरी सिंपल। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन आंसर होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, ओके इस प्रॉब्लम को देखो, at a certain temperature and a total pressure of 10 to the power 5 Pascal, iodine vapor contain 14% by volume of the iodine atom। ये है इक्वेशन। कैलकुलेट Kp फॉर द इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन देख के तुम लोग को कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन ये सब प्रॉब्लम मैं बार बार ही बोलता हूँ, बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है। मैं कैसे बोल रहा हूँ, हम लोग के पास ये है इक्वेशन 2i, कैलकुलेट Kp का इक्वेशन क्या है, Kp क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग
पास्कल, एटीएम, प्रेशर का यूनिट लेके काम कर रहे हैं, सब गैस है तो इसलिए प्रेशर लिख रहा हूं। पार्शियल प्रेशर ऑफ आई, ये ऊपर 2 क्योंकि ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ I2, मतलब हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ I एटॉम एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ I2। वेरी सिंपल, ये दो चीज हम लोग को निकालना है। तो I एटॉम कितना है, यहाँ पे क्या बोला है, सर्टेन टेम्परेचर एंड टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर ये है, इक्विलिब्रियम का बात बोल रहा है क्योंकि कैलकुलेट केपी फॉर द इक्विलिब्रियम बोला, तो इक्विलिब्रियम का बात बोल रहा है। टोटल प्रेशर कितना है, टोटल प्रेशर है 10 टू द पावर 5। ठीक है, तो अच्छे से समझो, एट ए सर्टेन टेम्परेचर एंड ए टोटल प्रेशर ऑफ 10 टू द पावर 5 पास्कल, iodine vapor contain 40% by volume of iodine atom। 40% by volume of iodine atom। iodine atom कितना है, 40% by volume है, तो 40% अगर by volume है, 40 डिवाइडेड बाई 100, 40% किसका, टोटल प्रेशर का, 10 टू द पावर 5 पास्कल का, तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 0.4 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। वेरी सिंपल। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर I2 कितना होगा, अगर 40% है, I एटॉम है, 40% ये है, तो ऑब्वियसली बाकी जितना परसेंट रहा वो I2 ही होगा क्योंकि यहाँ पे और कोई गैस नहीं है। तो पार्शियल प्रेशर कितना होगा I2 का 60%, 100 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, मतलब 10 टू द पावर 5 इज द टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर का 40% I एटॉम का है और 60% I2 का है। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0.6 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। तो यहाँ पे क्या आएगा, Kp इज इक्वल टू I, इसका 0.4 इंटू 10 टू द पावर 5, ऊपर में 2 मतलब स्क्वायर, नीचे आएगा 0.6 इंटू 10 टू द पावर 5। वेरी सिंपल। इसका आंसर है कुछ, इसका आंसर है 0.4, 1.5 टू द पावर 5 स्क्वायर, ठीक है, 2.67 इंटू 10 टू द पावर 4, 2.64 इंटू 10 टू द पावर 4, 2.67 इंटू 10 टू द पावर 4 पास्कल है। केपी का ये होगा वैल्यू, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, तो पास्कल क्यों है समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कैंसिल नहीं जा रहा है, क्योंकि ऊपर नीचे एकदम सेम टू सेम नहीं है, नंबर ऑफ ये डेलन जीरो नहीं है, सिंपल डेलन जीरो नहीं है बोलते यहाँ पे एक यूनिट आया, पास्कल आया, एक पास्कल नीचे का एक पास्कल, ऊपर का एक पास्कल कैंसिल, एक रह जाता है तो पास्कल। तो केपी का वैल्यू आया इतना, समझ में आ गया। वेरी सिंपल, इस तरह का प्रॉब्लम देगा। ओके, एक और लास्ट आज का क्लास के लिए, बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ, एक और लास्ट में दिखाता हूं तुम लोगों को, ये भी डिफरेंट टाइप ही है। ओके, इस प्रॉब्लम को देखो, a sample of HI is placed in a flask at a pressure of 0.2 atm. At equilibrium, the partial pressure of HI is this, equilibrium concentration of HI देखे दिया। What is the Kp for the given equilibrium? First of all, हम लोगों ने जितना भी प्रॉब्लम आज किया, सबका जो इक्वेशन मैंने लिखा वो सब याद रखना। कुछ इक्वेशन हम लोग को एग्जाम में बार बार देके नहीं देगा, तो उन सब इक्वेशन को हम लोग को खुद से लिखना होगा। जैसे यहाँ पे कौन सा इक्वेशन यूज हुआ हम लोग को पता है, HI का रिएक्शन हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा। ये रिएक्शन मैंने जब प्रीवियस क्लास में मैंने दिखाया, मैंने बहुत बार ये रिएक्शन दिखाया। तो इस टाइप का रिएक्शन, उसके बाद PCR टाइप का रिएक्शन, आयोडीन का रिएक्शन, कभी कभी क्या होता है एग्जाम में तुम्हें रिएक्शन देके नहीं देगा, खुद से लिखना होगा। तो यहाँ पे समझो, दो मॉलिक्यूल HI डिकम्पोज होके H2 एंड I2 बन रहा है, इतना पता है। हम लोग को बोल के दिया a sample of HI is placed in a flask at a pressure of this, मतलब इसका इनिशियल प्रेशर कितना है 0.2 atm, 0.2 atm इनिशियल प्रेशर किसका है, इनिशियल प्रेशर पूरा कंटेनर का इनिशियल प्रेशर जो है 0.2 atm है। क्लियर। यहाँ पे ऑब्वियसली रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, यहाँ पे टाइम 0 है, तो यही जितना भी प्रेशर होगा इसका होगा, ये सब 0 एट इक्विलिब्रियम कितना है, एट इक्विलिब्रियम देखिए, एट इक्विलिब्रियम द पार्शियल प्रेशर ऑफ HI इज 0.04 atm, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ HI हो गया 0.04, मतलब बाकी कुछ खर्चा होके इस तरफ H2 एंड I2 जनरेट हुआ। अभी H2 I2 कितना जनरेट होगा, ऑब्वियसली इससे इसको माइनस करो, हम लोग निकाल सकते हैं
डिक्रीज इन द प्रेशर ऑफ HI कितना है 0.2 माइनस 0.04 0.16 जैसा कुछ होगा 0.2 माइनस 0.04 तो कितना आता है 0.16 एटीएम जैसा ही कुछ आएगा 0.16 एटीएम हाँ 0.16 एटीएम मतलब H2 जनरेट हुआ 0.16 I2 जनरेट हुआ 0.16 एटीएम समझ में आया अरे गलत ये कैसे 16 जनरेट होगा देखो अच्छे से HI का इनिशियल प्रेशर था ये इक्विलिब्रियम में इसका हुआ ये मतलब कितना चेंज हुआ HI इतना प्रेशर कम गया कम होके इतना प्रेशर इधर जा रहा है ना तो अच्छे से देखो दो मॉलिक्यूल HI टूट के एक मॉलिक्यूल H2 एक मॉलिक्यूल I2 बनता है अच्छे से समझो चीज को दो मॉलिक्यूल दो मोल HI टूट के एक H2 एक I2 बनता है स्टोइचियोमेट्री देखो इसका दो के रेस्पेक्ट से इसका 1 उसका 1 होता है तो इसका जितना भी होगा यहां से 0.16 एटीएम गया ना 0.16 एटीएम गया ना इसका मतलब इसका हाफ होगा इसका हाफ इसका भी हाफ समझ में आया क्यों क्योंकि इसका 2 मोल कन्वर्ट्स टू 1 मोल ऑफ H2 एंड 1 मोल ऑफ I2 तो अगर 0.16 एटीएम खर्चा हो रहा है तो 0.16 जनरेट होगा क्या नहीं 0.16 का हाफ होगा क्योंकि 1 molecule HI give half molecule H2 half molecule I2 2 molecule HI give 1 molecule H2 1 molecule I2 that's why इसको मैंने 2 से डिवाइड किया समझ में आया तो इसका आंसर होगा कुछ 0.08 एटीएम इसका भी 0.08 एटीएम तो Kp का वैल्यू क्या है हम लोग Kp निकालना है Kp इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 सर पे कुछ नहीं है पार्शियल प्रेशर ऑफ HI सर पे 2 H2 का कितना है 0.08 इसका भी 0.008 और HI का 0.04 लेकिन एक स्क्वायर आएगा 0.04 लेकिन एक स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे देखो ऊपर एक एटीएम दो एटीएम स्क्वायर इसका भी एटीएम स्क्वायर तो ये अच्छे से देखो इस रिएक्शन का डेल n 0 है तो इसका ऑटोमेटिकली यूनिट कैंसिल हो जाएगा तो इसका जो वैल्यू आएगा केपी का वैल्यू लगभग आएगा 4 केपी का वैल्यू आएगा 4 समझ में आया केपी का वैल्यू आएगा 4 तो वेरी सिंपल प्रॉब्लम ऐसा ही प्रॉब्लम तुम लोग का एग्जाम में देगा मैंने ट्राई किया आज कुछ प्रॉब्लम तुम लोग को समझाने का पता नहीं तुम लोग को कितना समझ में आया लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि तुम लोगों को क्लास कैसा लगा क्लास समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ठीक है आई हैव ट्राइड टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स और बहुत सारा टाइप का एग्जांपल है मैं कोशिश करूंगा मेरा नेक्स्ट वीडियो में ऐसा और प्रॉब्लम लेके आओ खत्म नहीं होगा बहुत डिफरेंट टाइप का एग्जांपल है तुम लोग कोई भी रेफरेंस बुक यूज कर सकते हो जिसमें बहुत ढेर सारा एग्जांपल्स होगा एक्सरसाइज से तुम लोग खुद ट्राई कर सकते हो मैंने मैक्सिमम मतलब टाइप डिफरेंट टाइप का एग्जांपल ट्राई किया ताकि तुम लोग का कंफ्यूजन जितना हो सके क्लियर हो जाए अगर नेक्स्ट वीडियो में बनाता हूँ और डिफरेंट टाइप्स का रिएक्शन लेके आऊंगा ताकि तुम लोग का कंफ्यूजन और ना रहे ठीक है अगर तुम लोग ये पूरा वीडियो अभी अगर पूरा वीडियो मतलब देखा होगा अगर पूरा वीडियो तुम लोग देखोगे तो शायद तुम लोग को ये क्लास अच्छा लगा होगा शायद तुम लोग को कुछ समझ में भी आया होगा लेकिन इसके लिए पूरा वीडियो तो देखना होगा वही ठीक है तो आई होप तुम लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा आज के लिए इतना ही ठीक है थैंक यू